Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we have to start our new chapter number 3, Fiber to Fabric. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. After their visit to the clothes shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? So here one story is given of Paheli and Bujo that इन द स्टोरी में यही बताया गया है कि पहेली और बूझो एक प्राइज़ जीतते हैं और उन्होंने साइंस क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया होता है और उसमें वो लोग फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते हैं और उससे जो उनके पास पैसे आते हैं फर्स्ट प्राइज़ जीतने पर उससे वो लोग सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए तो वो शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे कई तरह के कपड़े होते हैं, हर अलग अलग फैब्रिक्स के होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शॉपकीपर उन्हें समझाता है कि कुछ कपड़े कॉटन के हैं, कुछ सिल्क के हैं, कुछ सिंथेटिक हैं और कुछ साड़ीज़ भी हैं सिल्क की। तो उन्हें जो है समझ में आता है कि फैब्रिक्स कई तरह के होते हैं। फिर वो लोग फाइनली जो है 2 कपड़े ले लेते हैं, एक वुलन मफलर और कॉटन की साड़ी ले लेते हैं और मफलर ले लेते हैं। फिर जब वो शॉप से वापस लौटते हैं तो अपने सराउंडिंग्स में कई सारे फैब्रिक्स देखते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे शीट्स है, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स। तो ये देखते हैं कितने डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक्स हैं। वो लोग जो है एक्साइटेड होते हैं इन्हें देख करके। और उनके स्कूल बैग्स भी अलग अलग कपड़े के बने हुए हैं। उनके गनी बैग्स जो हैं उनके घर में वो भी कुछ ना कुछ काइंड के फैब्रिक हैं। तो वो लोग जो है कॉटन उनमें से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कपड़े किस क्या उसकी काइंड है। ठीक है, जैसे जो है अगर टेबल क्लॉथ्स है तो वो कॉटन का है और अगर मफलर है तो वो वुलन है तो फिर वो वूल से बना हुआ है। तो इस तरह से ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आप लोग भी इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कपड़े को छू करके? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वैरायटी इन फैब्रिक्स। इसमें हम लोग फैब्रिक्स की वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अब इसमें बताया गया है कि आप लोग किसी भी टेलर की शॉप पे जाइए और वहाँ पे जो कटिंग्स होती हैं कपड़े की, जो कि पूरे कपड़े बनने के बाद जो कतरन जिसे कहते हैं वो जो बचती है उसे आप घर ले आइए। जो कि स्टिच करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उन कपड़ों को। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर एक कपड़े को छू कर देखिए कि वो किस फैब्रिक से बना हुआ है। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool, और वो कपड़ा किस चीज़ से बना हुआ है, कॉटन से बना है या फिर सिल्क से बना हुआ है या फिर वूल से बना है या फिर सिंथेटिक से। तो उसको जो है आइडेंटिफाई कीजिए कपड़े को छू करके। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, फिर टेलर के पास जाइए, उससे हेल्प लीजिए, उससे पूछिए कि कपड़े किस किस चीज़ से हैं, किस किस फैब्रिक से बने हुए हैं।
डू यू वंडर वॉट these डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप लोग हैरान हुए कि ये कितने सारे फैब्रिक से बने हुए हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? अब इसमें कहा गया है कि अब आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, उसमें किस किस तरह के किसी भी एक पीस ऑफ फैब्रिक लीजिए, उसको ध्यान से देखिए और नोटिस कीजिए। अब एक्टिविटी 2 पे बढ़ते हैं। जैसा कि 3.2 में गिवन है, यहाँ पे इमेज दी हुई है 3.2। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से उसको जूम करके अच्छे से देखिए कि किस चीज़ से वो फैब्रिक बना हुआ है। हर एक पीस ऑफ फैब्रिक को देखिए। सो अब हम लोग एक्टिविटी 2 पे बढ़ते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. इसमें कहा गया है कि आप लोगों को एक पीस ऑफ फैब्रिक में कोई ना कहीं एक धागा, यार्न, थ्रेड मीन्स धागा और यार्न मीन्स अगर वुलन का होगा कपड़ा तो उसको यार्न कहेंगे, ठीक है, यार्न। तो उसको आप अगर वहाँ पे एक निकला हुआ होगा तो उसको आप खींचिए, उसको पुल इट आउट, उसको बाहर की तरफ खींचिए। इफ़ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. और अगर आप जब उसको खींचेंगे तो आप देखेंगे कि जो कपड़ा है वो लूज़ होने लगेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको जेंटली पुल कीजिए, मतलब उसको या तो किसी पिन से कीजिए या फिर उसको किसी कैंची से काट के फिर उसको जेंटली, उसको पूरी ताकत से खींचिए उस धागे को, फिर वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। जो पीस ऑफ फैब्रिक आपने लिया होगा वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो अब इसमें बताया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा जो फैब्रिक पीस है वो यार्न, कई सारे यार्न को मिला करके उसको अरेंज करके बने हुए हैं। तो ये जो यार्न है ये किस चीज़ से बनता है, ये कहाँ से हमें मिलता है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर। तो अब इसमें ये बताया गया है कि किसी भी कॉटन फैब्रिक के, किसी भी पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक के एक टुकड़ा लीजिए कॉटन फैब्रिक का, और उसमें से एक यार्न पुल आउट कर लीजिए, एक यार्न जो है खींच करके बाहर निकाल लीजिए उसको। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब उसमें कहा गया है कि एक तरफ से यार्न को अपने थंब से प्रेस कीजिए, उसको दबाइए थोड़ा। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल और एज शोन इन फिगर 3.4। फिर दूसरे हाथ से उसको खींचिए, एक तरफ से दबाइए अपने अंगूठे से, अपने थंब से, और दूसरी तरफ से उसको खींचिए। जैसा कि यहाँ पे 3.4 में ये देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। ये अपना एक्टिविटी अपने घर पे कीजिएगा, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू दिस स्ट्रैंड्स? तो आपने देखा होगा कि वो जो खिंच जाएगी, देखिए जैसे कि 3.5 में देखिए ये इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप लोग फिर देखेंगे जैसा 3.5 में गिवन है, इस तरह से आपका यार्न स्प्लिट हो जाएगा इनटू थिन स्ट्रैंड्स। उसमें से फिर उसमें और आप लोगों को कई धागे उसमें से निकलते हुए दिखाई देंगे। You might have observed something similar when you try to thread a needle. और ऐसे ही धागा भी होता है, अगर आप धागे को भी इसी तरह से करेंगे तो धागे में भी ऐसे ही होगा। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. अगर आप एक धागे को अगर आप अलग से लेंगे और उसको खींचेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें कई सारे धागे उसमें लिपटे हुए होते हैं। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. और जो कि जो है जिससे कि हमें परेशानी होती है किस चीज़ में, जब हम सुई में धागा डालते हैं
तो धागा मोटा होता है क्योंकि उसमें कई सारे धागे जो है लिपटे हुए हैं आपस में, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट होता है वो हमारे लिए उसको सुई में धागा डालने। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands from fibers. Strands called fibers। और ये जो अलग अलग आपने strands देखे उसको खींच करके उसमें जो अंदर उसके कई सारे धागे जो थे उसको हम कहते हैं fibers। ठीक है, तो फाइबर्स की डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है व्हाट इज़ फाइबर्स, तो आप लोग लिखेंगे द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड that we see are made up of still thinner strands called fibers। तो इस तरह से यहाँ पे फाइबर्स की ये डेफिनेशन गिवन है, आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अंडरलाइन करा है, ऐसे आप लोग भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फाइबर्स, कि फाइबर्स क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन बुक में गिवन है, आप लोग लिख सकते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। अब इसमें देखिए हमें अब हमारा क्या क्वेश्चन था कि जो यार्न होते हैं किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो फैब्रिक्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, यार्न से, और यार्न किस चीज़ से बना हुआ होता है, फाइबर से। ठीक है, यार्न फाइबर से बना हुआ होता है और फाइबर यार्न से बना हुआ होता है, फैब्रिक। ठीक है, ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में आप लोगों के। वेयर टू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे बुक में जो गिवन है कि अब फाइबर्स कहाँ से आता है, हम लोग फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फाइबर्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हमें मिलता है, कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें एनिमल्स से भी ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं अंडरलाइन। आप लोगों के एग्ज़ाम में अब आजकल क्विज़ के हो रहे हैं, एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ फॉर्म में हो रहे हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कैसे कौन से दो फाइबर्स हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो आप लोग लिखेंगे कॉटन एंड जूट। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो फाइबर्स हैं जो कि एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो आप लोग लिखेंगे वुल एंड सिल्क। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और कोट। और वुल हमें किस एनिमल से मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिखेंगे फ्लीस ऑफ शीप और कोट। कोट से भी हमें मिलता है, और जो फ्लीस ऑफ शीप मीन्स जो शीप का झुंड होता है, शीप के झुंड को कहते हैं फ्लीस ऑफ शीप। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और ये जो है रैबिट के जो बाल होते हैं उससे भी ये बनाया जाता है, उससे भी वूल बनाया जाता है, याक से भी बनाया जाता है, याक के जो बाल होते हैं और कैमल्स के जो बाल होते हैं उससे भी ये बनाया जाता है। तो ये भी आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म्स। और सिल्क फाइबर्स कहाँ से हमें मिलता है, सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का जो ककून होता है, जो सिल्क वर्म एक कीड़े का नाम है, तो जो वो ककून बनाता है उसमें से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, उसमें से सिल्क निकाला जाता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics। और ये जितने भी फाइबर्स हैं ये सारे नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो कि जो है बहुत पहले अवेलेबल होते थे, लेकिन आजकल तो मशीन का ज़माना है तो सारी चीज़ें मशीन से ऑब्टेन की जाती हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये नेचुरल सोर्स कहलाती थी, फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स कहलाते थे। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals। और 100 साल यानी आज से 100 साल पहले फाइबर्स
किस चीज़ से बनाए जाते थे? केमिकल से, अलग अलग केमिकल से, सब्सटेंस से भी ऑब्टेन किया जाता था जो कि प्लांट और एनिमल्स की सोर्स नहीं होती। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और ये क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फाइबर्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. These are called synthetic fibers. और अब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जे व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इट। तो आप इसके एग्जांपल्स में क्या क्या लिखेंगे? इसका एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स के हुए ना, इनको भी आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ थर्ड टॉपिक, अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर्स, मीन्स कुछ फाइबर ऐसे तो होते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉटन है। कॉटन प्लांट फाइबर्स है क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन होता है और ये भी नेचुरल है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आप लोगों ने कभी विक्स बनाई है ऑयल लैम्प्स के लिए? जो लैम्प होते हैं, जो पुराने ज़माने में जो लैम्प होते थे, वो जो उसकी विक जो घर में बनाई जाती थी। व्हाट डू यू सी फॉर मेकिंग दिस विक्स? आप लोगों को क्या लगता है कि जो विक्स हैं किस चीज़ से बनी हुई हैं? द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज़। और जो पिलोज़ होते हैं, क्विल्ट्स होते हैं, इसमें जो रुई भरी हुई है, आप लोगों को पता होगा, ये कॉटन होती है। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पिलो में कॉटन रुई भरी जाती है उसमें, है ना। तो जो रुई होती है उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें जो है स्ट्रैंड मीन्स उसका एक छोटा सा धागा, आपको उसमें छोटे छोटे बहुत सारे धागे होते हैं और जो कि क्या होता है, जो कि कॉटन फाइबर्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कॉटन, उसमें कहते हैं ना कि तकिए में कॉटन भरी जाती है, रुई भरी जाती है। ठीक है, कॉटन को हिंदी में रुई कहते हैं और इंग्लिश में कॉटन। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से हमें मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये फील्ड्स में ग्रोन किया जाता है, बड़ी बड़ी इसकी खेती होती है, बाकायदे कॉटन्स की खेती की जाती है, फार्मर्स खेती करते हैं अपनी फील्ड में। Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate। और इसकी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं कि इसको सॉइल जो चाहिए होती है वो ब्लैक सॉइल मीन्स ब्लैक सॉइल, जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी हो। ठीक है, तो उस सॉइल में ये अच्छे से उगाई जाती है, अच्छे से उसमें उगती है। और क्लाइमेट इसमें कैसा चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ अंडरलाइन इट कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप लोग कुछ कंट्री के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन जो प्रोड्यूस होती हो? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन। और इसकी कॉटन जो बॉल होती है वो किस चीज़ के साइज़ की होती है? लेमन के साइज़ की। लेमन आप लोग जानते होंगे मीन्स नींबू। एक नींबू जितना बड़ा होता है ना, उतनी बड़ी होती है ये कॉटन बॉल्स, जिसमें से हम लोग कॉटन हमें मिलता है, हम लोग ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब जो वो सीड बड़ा हो जाता है, जब कॉटन बॉल्स, तो वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और वो खुल जाता है, फिर उसके अंदर से सीड्स निकलती हैं, बीज निकलते हैं कॉटन फाइबर्स के। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आप लोगों ने कभी कॉटन की फील्ड मीन्स कॉटन की कभी आपने खेत देखा होगा कॉटन का,
तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो ये ऐसा दिखाई देता है जैसे पूरी फील्ड बर्फ़ से ढकी हुई हो, क्योंकि कॉटन एकदम वाइट होती है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम बर्फ़ ढकी हुई हो, सारे प्लांट्स पे बर्फ़ सी ढकी हुई हो, ऐसा दिखाई देता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा है कॉटन की फील्ड, कॉटन की खेती अगर आप लोगों ने देखी है कभी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रॉम दीज पॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इसमें से फिर कॉटन जो है हम हाथ से, हैंड से निकाला जाता है, अलग अलग किया जाता है इन कॉटन बॉल्स में से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइंग। और फिर इसमें से सीड को अलग कर दिया जाता है और कॉटन को अलग कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर अक्सर पूछा जाता है कि फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, ये गिनिंग कहलाता है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये अगर ट्रेडिशनल जगहों पे अगर आप देखेंगे तो ये हाथ से किया जाता है, हैंड से किया जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में नाउ डेज़ मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो अब ये सब जो गिनिंग के काम होते हैं ये सब भी मशीन्स के थ्रू किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग के लिए भी अलग से मशीन्स बनाई गई हैं आजकल। जूट, अब देखते हैं जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट एज गिवन 3.8। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3.8 में, ये देखिए इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम से हमें जूट ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, स्टेम से। और ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट एज गिवन फिगर 3.8। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। और यहाँ इसकी जो कल्टिवेशन जो होती है वो रेनी सीज़न में ज़्यादातर की जाती है, क्योंकि ये जो है रेनी सीज़न में ज़्यादा अच्छे से उगता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ये भी कुछ जगहों के नाम है जहाँ पे ये जूट प्रोड्यूस होता है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो इंडिया में होता है ये प्रोड्यूस, और वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है और असम में होता है। ठीक है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और जब वो फ्लावरिंग स्टेज और जब वो फूल प्रोड्यूस करने लगता है, फ्लावर्स में से निकलने लगते हैं, तभी उसमें से जूट निकाल लिया जाता है उसी स्टेज पे। ठीक है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और उसकी जो स्टेम होती है इसे पानी में थोड़े दिन के लिए रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और फिर उसमें से फाइबर्स अलग अलग सेपरेट कर दिए जाते हैं स्टेम के रॉट में से। टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। और फिर से हम लोग जो जितने भी हमने फाइबर्स पढ़े, फिर हम इसे यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब ये कैसे होता है, हाउ दिस प्रोसेस इज डन, तो अब ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये हमारे 3 टॉपिक बचे हैं एंड 3 टॉपिक्स वी ऑलरेडी हैव कवर्ड। 3 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, अब 3 टॉपिक्स बचे हैं, और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।